लू शेंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने जिया हौरान की घबराई हुई बकवास को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे दूर कहीं कोई कीड़ा भिनभिना रहा हो। फिर उसने उस अजीब हेयर स्टाइल वाली लड़की की तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी है, पिकाचू, क्योंकि उसके पास 10,000 वोल्ट तक की जैव विद्युत छोड़ने की दुर्लभ क्षमता थी और उसके बाल दो गोल जुड़ों में बंधे थे जो कान जैसे लगते थे। इसलिए लू शेंग ने उसे मजाक में पिकाचू कह दिया था। इस बचकाने नाम से गुस्से में कॉन्ग किंग सीधे हमला करने दौड़ पड़ी। लू शेंग वहीं शांत खड़ा रहा, हाथ छाती पर बांधे हुए। कॉन्ग किंग चिल्लाई, क्या बकवास है? लड़ाई के बीच में भी मुझे कार्टून कैरेक्टर का नाम बुला रहा है। वो उसकी हरकत समझ भी नहीं पाई थी कि लू शेंग का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसके वार करने से पहले ही उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हारा तरीका ही गलत है, लू शेंग ने शांत लेकिन सिखाने वाले अंदाज में कहा। लड़ाई के बीच ध्यान कभी भटकने नहीं देना चाहिए। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये बुनियादी बात नहीं सिखाई। कॉन्ग किंग पूरी तरह हैरान रह गई। उसने मेरी चाल को ट्रैक कैसे किया? और मेरी बिजली उसके शरीर को झटका क्यों नहीं दे रही? ये कैसी अमानवीय स्पीड और रिएक्शन टाइम है? ठीक है, अब झिझको मत, मुझे शौक दो, लू शेंग ने कहा। समझ नहीं रही? अपनी पूरी बिजली छोड़ो। अपना 10 डायरेक्शंस सबड्यूइंग इस्तेमाल करो। अगर वोल्टेज मेरी शर्त पूरी कर गया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। कॉन्ग किंग ने गुस्से में दांत पीस लिए। अभी तो कह रहा था मुझे कम मत समझना, और अब मुझे बैटरी बना दिया। गुस्से में कांपते हुए कॉन्ग किंग ने अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठा की और भयानक हाई वोल्टेज बिजली का विस्फोट छोड़ दिया जिसने पूरे एरिना को चमका दिया। बुरा नहीं, ऐसे ही जारी रखो, लू शेंग धीरे से बोला। जैसे ही बिजली उसकी मेरिडियन में दौड़ी, उसने तुरंत नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक सक्रिय कर दी और उस कच्ची बिजली की शक्ति को सोखकर अपनी आंतरिक ऊर्जा में बदलने लगा। भारी धमाका हुआ और उसकी शॉकवेव से फर्श जोर से कांप उठा। धुएं के बीच लू शेंग की शांत आवाज आई। बस इतना ही? मैं तो अभी हिला भी नहीं हूं और तुम थक गई। नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक के चौथे रूप लाइटनिंग ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके लू शेंग ने कॉन्ग किंग की छोड़ी हुई बिजली को पूरी तरह सोख लिया। उसकी इस हताश कोशिश से उसकी तकनीक और निखर गई। उसने थकी हुई लड़की की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, यह सच में काफी मददगार था। सबके हैरान होने के बीच लू शेंग आगे बढ़ा और आराम से लड़की के लाल पड़े गाल को उंगलियों से दबा दिया, एक ऐसा इशारा जो थोड़ा ताना भी था और अजीब तरह से नजदीकी भी। फाइनल सिलेक्शन के लिए तुम्हें पास मान लिया गया है, उसने सीधा कहा। कॉन्ग किंग की आंखें फैल गईं, उसका मुंह खुला रह गया। क्या कहा उसने? क्या हो रहा है? मैं पास हो गई क्योंकि मैंने उसे बिजली का झटका दिया। हे भगवान, ये आदमी तो पूरा पक्का सनकी है। अपने मन की विरोध के बावजूद कॉन्ग किंग के गाल लाल हो गए। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। मैं पास हो गई। गेमिंग जनरल स्टार सिलेक्शन में सिर्फ मैं ही गेमिंग जनरल स्टार हूं। ये खिताब पूरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में 18 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत और सबसे ऊंची मान्यता माना जाता था। मैं सच में कर गई। कॉन्ग किंग खुशी से बोली और सम्मान से झुक गई। नमस्ते लू शेंग। धन्यवाद कोच। मुझे पहचान देने के लिए धन्यवाद। लू शेंग ने हल्की आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पिकाचू कहा है तो अब यही नाम रहेगा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुम बस इतनी अच्छी थी कि मेरी नजर में आ गई। मेहनत जारी रखो छोटी पिकाचू। उधर जिया हौरान ने हाथ ऊपर उठा दिए, पूरी तरह हार मानते हुए। क्या? पास?
ये कैसा अजीब पासिंग स्टैंडर्ड है। ये तो तबाही है। मेरी सारी ट्रेनिंग और मेहनत बेकार गई। जैसे ही लू शेंग जाने लगा, तभी एक आधिकारिक प्रशिक्षक कमरे में घुस आया। आखिर तुम कर क्या रहे थे? लू शेंग, प्रशिक्षक ने थकी हुई आवाज में कहा। निंग प्रोविंस के गवर्नर तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं। जाओ और केमिंग जनरल स्टार के आधिकारिक सम्मान समारोह की तैयारी करो। सच कहूं तो मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा राक्षस इस बैच में कैसे है। ये बाकी 3 तो सच में बदकिस्मत थे जो तुम्हारे साथ टेस्ट हुए। कॉन्ग किंग अचानक जम गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रुको, इसका मतलब क्या है? समारोह में तो वही जा रहा है। तो केमिंग जनरल स्टार वही है? जिया हौरान और जिंग जी भी स्तब्ध खड़े रह गए। उन्हें लगा था कि वो सेना द्वारा रखा गया कोई गेटकीपर है। बिल्कुल नहीं, नए आए प्रशिक्षक ने लू शेंग की तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा। तुम लोगों ने पूरी स्थिति गलत समझी। वो भी तुम्हारी तरह ही उम्मीदवार है, उसी सिलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। बस वो तुम सबसे 20 मिनट पहले यहां पहुंच गया था। कोई गेटकीपर था ही नहीं। ये लेवल 5 का लगभग दानवी गोल्डन आइड एप ही आखिरी बॉस था, और उसने उसे एक ही मुक्के में मार दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बस इसलिए क्योंकि उसे बोरियत हो रही थी। ये सुनकर उन पर जैसे बिजली गिर गई। क्या? उसने लेवल 5 ओवरलॉर्ड बॉस को एक ही मुक्के में खत्म कर दिया? लू शेंग की असली ताकत का सच सुनते ही कॉन्ग किंग की आंखें पलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रशिक्षक भी एक पल के लिए चौंक गया। अरे, एक उम्मीदवार गिर गया। डोंग प्रोविंस टीम के मेडिकल स्टाफ, तुरंत आकर मदद करो। दृश्य फिर सीएओ योंग पर गया, जो शंगगुयन लिंग का शिष्य था और अपनी ट्रैक पर अब आखिरी बचा हुआ व्यक्ति था। वो एक उग्र दानवी जानवर को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से झपट रहा था। पकड़ लिया, हरामजादे। लंबी और कठिन जद्दोजहद के बाद आखिर उसने उसे कसकर पकड़ लिया। अब भाग कर दिखा। जानवर ने खून भरी आंखों से दहाड़ मारी। उसके जबड़े में 4 लंबे, बेहद नुकीले दांत चमक रहे थे। फायर टाइप कंट्रोलर होने के कारण सीएओ योंग ने अपनी ऊर्जा जलाई और जल्द ही जलती लपटों ने दोनों को घेर लिया। जानवर दर्द से चीखा, लेकिन सीएओ योंग जिद से उसे पकड़े रहा। धत्तेरे की, ये लेवल 4 मॉन्स्टर उम्मीद से ज्यादा मुश्किल निकला। आखिरकार वह जानवर हिलना बंद कर गया और जलकर काली लाश बन गया। युवा ने सुनिश्चित करने के लिए जली हुई लाश को एक आखिरी थकी हुई लात मारी। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पूरा शरीर राख और पसीने से लथपथ था। मैं तो लगभग मर ही गया था, उसने हांफते हुए कहा। इस समय उसके हाथ पैर शीशे जैसे भारी हो गए थे। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस भारी थकान के बावजूद उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। अब फर्क ही क्या पड़ता है, उसने गर्व से चमकती आंखों के साथ खुद से कहा। मैंने पहली कोशिश में ही लेवल 4 मॉन्स्टर को मार गिराया। सिर्फ लेवल 2 या 3 नहीं, लेवल 4। उसने कांपते हाथों से अपने पसीने से भीगे बाल पीछे किए। उसने गर्व से ठुड्डी ऊपर उठाई। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। जो भी इंस्ट्रक्टर निगरानी कैमरों से देख रहे होंगे, वो मेरी प्रतिभा और जिद देखकर जरूर दंग रह गए होंगे। तभी छत की बीम से एक इंस्ट्रक्टर नीचे कूदकर उसके पास उतरा। तुम डोंगयी प्रोविंस के सीएओ योंग हो, सही? सीएओ योंग अभी भी जमीन पर अपना कूल जीत वाला पोज बनाए हुए मुस्कराया। ओह, आपने तो डरा ही दिया। हाँ, वही हूँ। क्या इंस्ट्रक्टर आधिकारिक रूप से इस सिलेक्शन के चैंपियन की घोषणा करने आए हैं? आराम से कीजिए, जल्दी की जरूरत नहीं।
सच कहूं तो मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा शर्मिंदा हूं। इंस्ट्रक्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने टैबलेट पर डेटा देखने लगा। उम्मीदवार सीएओ योंग। स्कोर अपडेट लंबित जांच करने के बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सिलेक्शन आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। अपना सामान उठाओ और मेरे साथ बाहर चलो। सीएओ योंग का चेहरा जम गया, उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। इंस्ट्रक्टर 3 पूरे सेकंड तक हैरानी में चुप खड़ा रहा, फिर पलक झपकाई। है, तुम आखिर क्या बक रहे हो? अभी भी सपना देख रहे हो क्या? जरा होश में आओ। केमिंग जनरल स्टार तो आधे घंटे पहले ही तय हो चुका है। ये सुनते ही सीएओ योंग का दिल डूब गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच हो सकता है। इंस्ट्रक्टर ने आह भरते हुए आगे कहा, असल में सेशन इतना लंबा चला ही इसलिए क्योंकि वो रुक गया। लू शेंग की शरारत का जिक्र करने से बचते हुए, छोड़ो, तुम्हें समझाने में बहुत मेहनत लगेगी और उससे कुछ बदलेगा भी नहीं। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारा फाइनल स्कोर टॉप 5 में भी नहीं आएगा। चलो निकलते हैं। सीएओ योंग को लगा जैसे वो किसी अनथीन खाई में गिर गया हो। उसने अपनी उम्मीदें इतनी ऊंची बना ली थीं कि अब गिरावट बेहद दर्दनाक थी। टॉप 5 के बाहर? जरूर कोई भयंकर गलती हुई है। मैं सीएओ योंग हूं, लेवल एक्सपर्ट, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने पहली कोशिश में ही अकेले लेवल 4 मॉन्स्टर को खत्म किया है। वो भी मैं, महान सीएओ योंग। इंस्ट्रक्टर बस उस पागलों की तरह चिल्लाते लड़के को देखता रहा। इतनी भ्रमित बातों का जवाब देने या उसे दिलासा देने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। वो बस खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे लड़के की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट रही थी। उधर कमांड सेंटर में मॉनिटर पर जनरल वायु फेई को डॉम किंग्स से निजी तौर पर बात करते हुए देखा गया। ध्यान रखना, कॉन्ग किंग के जिले वाली उस लड़की के लिए अनयूजुअल ब्लड पूल में एक जगह पक्की कर देना। आज उसने काफी मुश्किलें झेली हैं। कॉन्ग किंग के अपने इंस्ट्रक्टर तुरंत खड़े हो गए और गहरी झुककर धन्यवाद किया। जनरल वायु, इस बड़े इनाम के लिए बहुत धन्यवाद। आमतौर पर अनयूजुअल ब्लड पूल तक पहुंच सिर्फ टॉप 3 को मिलती थी। लू शेंग ने तो साफ तौर पर पहला स्थान ले लिया था। जिंगजी का दूसरा स्थान भी काफी मजबूत था, लेकिन तीसरे स्थान के लिए जिया हौरान और कॉन्ग किंग के बीच कड़ा मुकाबला था। क्योंकि जिया हौरान एक दुर्लभ साइकिक था, इसलिए कॉन्ग किंग के इंस्ट्रक्टर पहले काफी निराश थे, लगभग रो ही पड़े थे कि वो मौका खो देगी। यकीन नहीं हो रहा आखिरकार सब ठीक हो गया। कॉन्ग किंग, तुम्हारी मेहनत आखिर रंग लाई। दृश्य फिर लू शेंग पर आया, जो सिलेक्शन ग्राउंड से निकलकर एक निजी कमरे में जा रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ इतनी जल्दी वापस ले आए, सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। मैं तो सोच रहा था कि सीधे किसी बड़े अवार्ड समारोह में ले जाया जाएगा। ये तो मेरी उम्मीद से काफी अलग है। कमरे की बीच वाली मेज पर 4 धातु की बोतलें रखी थीं, जो सोडा कैन जैसी दिखती थीं। लेकिन उनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं, बल्कि ताकतवर रिकवरी सीरम भरा हुआ था। लू शेंग धीरे से वहां गया और एक बोतल उठाई जिस पर खास सील लगी थी। उसने बोतल को घुमाकर अंदर का तरल देखा। तो ये है वो रिकवरी पोशन जो टॉप उम्मीदवार के लिए तैयार किया गया है। पता नहीं इस दौर की दवाइयां मेरे शरीर पर असर भी करेंगी या नहीं। उसे शक था, लेकिन उसने कैन खोलकर पूरा पी लिया। तो ये स्पिरिट बहाल करता है? कुछ कुछ सुपर एनर्जी ड्रिंक जैसा लग रहा है। हल्की सी ऊर्जा मिलती है, लेकिन खास असर नहीं। उसने दूसरी बोतल खोली, लेकिन तुरंत नाक के आगे हाथ लहराने लगा। उससे इतनी तीखी बदबू आ रही थी कि वो घिन से पीछे हट गया।
ये स्टैमिना रिकवरी टॉनिक तो और भी खराब है। इसे रहने ही देता हूँ। ये उन हाई क्वालिटी पोषणों के पास भी नहीं पहुँचता जो मैं खुद बनाया करता था। पहली दवा का असर शुरू होते ही लू शेंग बिस्तर पर लेट गया। पता नहीं ही लिंगसु का स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग ब्लड टॉनिक कितना आगे बढ़ा होगा। काफी समय से बात नहीं हुई। चलो इसी शांति के समय में इस नई तकनीक पर ध्यान लगा लेता हूँ। लू शेंग को तुरंत अपने मेरिडियन में दौड़ती जैव बिजली की तीखी धड़कनें महसूस होने लगीं। ये बिजली वाली ऊर्जा मानो हवा की रफ्तार और आग की गर्मी दोनों को जोड़ रही थी। ये दोनों गुणों का मिश्रण था, आंधी से भी तेज और आग से भी ज्यादा उग्र, लेकिन फिर भी शुद्ध तत्वों की चरम सीमा तक नहीं पहुंचता था। कुल मिलाकर ये एक बेहद संतुलित आंतरिक ऊर्जा तकनीक थी जो बहुउपयोगी और तेज इस्तेमाल के लिए तैयार की गई थी। लू शेंग ने धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ी और माथे पर हाथ रखकर अपने भीतर गूंजती ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश की। उसके कनपटियों के पीछे हल्का धड़कता सिरदर्द शुरू हो गया, हाल की प्रगति से दिमाग पर पड़े भारी दबाव का सीधा असर। क्या मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूं? उसने सोचा। नहीं, क्या ताकत के असली रास्ते में यही संघर्ष नहीं होता? 10,000 साल बाद मानवता कैसी होगी, इसका बोझ मुझे आज क्यों उठाना चाहिए? उस दूर भविष्य तक तो मैं कब का मिट्टी बन चुका होऊंगा। मेरी वंश परंपरा शायद खत्म हो जाएगी। और कौन जानता है कि दुनिया के आखिरी दिन देखने के लिए कोई बचा भी होगा या नहीं। शायद अभी के समय में बस एक संतोषजनक जीवन जी लेना ही काफी होना चाहिए। अचानक लू शेंग की आंखें खुल गईं और उसके मुंह से तेज आवाज निकली, नहीं। उसने मुट्ठी इतनी कसकर भींच ली कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैंने उस आने वाले अंधकार को अपनी आंखों से देखा है। मैं ऐसे ही अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता। जब मैंने ये रास्ता चुना है तो मैं साधारण नहीं बनूंगा। महान बनने के लिए मेहनत, संघर्ष और अडिग हिम्मत चाहिए, और ये बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। मैं लू शेंग हूँ। 1000 सूरजों की तरह चमकना और अंधेरे को चीरना, ये फैसला मेरा अपना होगा। भावनाएं शांत होने के बाद लू शेंग ने फिर ध्यान लगाया और इतिहास के डेटा के सागर में उतरकर अतीत के रहस्य खोजने लगा। रिकॉर्ड में एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी दर्ज थी जो जून 297 से अगस्त 432 तक चली। उसकी सर्वोच्च ताकत आधिकारिक तौर पर 7th लेवल वॉरियर दर्ज थी, जो किसी भी दौर में बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। उसकी जिंदगी का संक्षिप्त सार भी दिया गया था। 18 साल की उम्र में ही उसने मार्शल आर्ट्स के 2nd लेवल को हासिल कर लिया था, जिससे बेहे के स्थानीय समुदाय में हलचल मच गई थी। बेहे सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की सिफारिश पर उसे डोंगनिंग प्रोविंशियल टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया। वह सिर्फ शामिल नहीं हुआ, उसने पूरे कैंप पर दबदबा बना लिया और उसी साल लॉन्ग किंगडम के ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में प्रतिष्ठित केमिंग जनरल स्टार का खिताब भी जीत लिया। मुख्य डेटा लगभग वही था, लेकिन उसका रिज्यूमे पहले से कहीं ज्यादा शानदार दिख रहा था। उसकी अंतिम अवस्था अभी भी 7th लेवल ग्रांड मास्टर दर्ज थी, लेकिन उसके चरित्र का मूल्यांकन आधा सितारा बढ़कर 3 और आधा स्टार तक पहुंच गया था। उसने सोचा, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में शामिल होने से उसकी प्रसिद्धि तो बढ़ी, लेकिन उसी वजह से वह मॉन्स्टर्स के साथ भयानक युद्ध में फंस गया, जिससे उसकी उम्र 20 साल कम हो गई। अगर मैं उस युद्ध से बच जाता तो क्या मैं 8th लेवल तक पहुंच जाता? लेकिन जैसे ही उसने परिवार वाले सेक्शन पर स्क्रॉल किया, उसके शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। स्पाउस के सामने लिखा नाम देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। हे भगवान! मेरी पत्नी डॉम किंग्स! अपने भविष्य के शादी वाले फोटो को देखकर, जिसमें वो और उसकी मौजूदा इंस्ट्रक्टर डॉम किंग्स साथ खड़े थे, लू शेंग का चेहरा पीला पड़ गया।
ये असंभव है। इस समय रेखा में डॉन किंग्स उससे लगभग 30 साल बड़ी है। मैं तो इस बार पूरी तरह खत्म हो गया, उसने सोचा। रिकॉर्ड में ये भी लिखा था कि उसके पास भारी फाइटर जेट उड़ाने का लाइसेंस था। आखिर हमारी जिंदगी इतनी उलझ कैसे गई? उच्च स्तर की साधना के कारण बड़े मार्शल आर्टिस्ट अक्सर उम्र के बावजूद जवान दिखते थे। डॉन किंग्स अभी भी किसी 19-20 साल की लड़की जैसी दिखती थी। लेकिन फिर भी मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं? ये तो बिल्कुल वही बात हुई, बूढ़ी गाय कोमल घास खा रही है। सोचकर ही अजीब लग रहा था। लेकिन अगर वह ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में शामिल होकर केमिंग जनरल स्टार बनता है तो उनके रास्ते बार बार टकराना तय था। शायद समय के साथ नजदीकी से असली भावना भी पैदा हो जाए। लेकिन फिलहाल ये बस एक अजीब और डरावनी कल्पना लग रही थी। ये सोच कि भविष्य में इंस्ट्रक्टर डॉन किंग्स उसकी पत्नी बन जाएगी इतनी अजीब थी कि अब उसे उसका सामना करने में भी झिझक हो रही थी। उधर उसी समय डॉन किंग्स को अचानक लगातार छींकें आने लगीं और उसकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। ये क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाया। किसी के साथ स्पार करना पड़ेगा, नहीं तो ये चिड़चिड़ापन नहीं जाएगा। अपने कमरे में लू शेंग थोड़ा लड़खड़ाया। उसके ट्रेनिंग कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। भविष्य की मानसिक भारीपन उसकी एकाग्रता को प्रभावित कर रहा था। शांत हो जाओ, खुद को संभालो। उसने अपने धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश की। उसने क्षितिज की ओर देखा और एक युद्ध देवी की छवि याद की जिसका जिक्र किंवदंतियों में होता था। बाहर सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक अवार्ड समारोह के लिए इकट्ठा हो रहे थे। जनरल वायु फेई और बाकी इंस्ट्रक्टर पुरस्कार तय कर चुके थे। चयन के 4 मुख्य पात्र जल्द ही सामने आने वाले थे। चारों तरफ उत्साह और जश्न का माहौल था। जनरल वायु फेई ने भीड़ पर नजर डाली और सिर हिलाया। अगर सब आ गए हैं तो समारोह शुरू करते हैं। लू शेंग, आगे आओ, जनरल ने गर्व से पुकारा। उन्होंने चमकदार सुनहरा बैज निकाला जिस पर 4 9 अंकित थे, जो पूर्ण शुद्धता का प्रतीक थे। उन्होंने खुद वो बैज लू शेंग की छाती पर लगा दिया। दोपहर की धूप में वो बैज चमक उठा। लू शेंग बेहद सधा हुआ और आकर्षक लग रहा था। उसकी ठंडी लेकिन प्रभावशाली आभा ने कई युवतियों की सांसें रोक दीं। बैज लगाने के बाद जनरल वायु फेई ने धीमे स्वर में कहा, इस मेडल का मटेरियल स्वॉर्ड सेंट के बैज जैसा ही है, बस डिजाइन अलग है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि एक दिन तुम स्वॉर्ड सेंट का बैज पहनने के योग्य बनो। उन्होंने उसकी आंखों में झांका, उसकी महत्वाकांक्षा देखने के लिए। लू शेंग बिना हिचके उसकी नजर से नजर मिलाकर खड़ा रहा। समझ गया जनरल, लू शेंग ने दृढ़ आवाज में कहा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो दिन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं करीब है। वो दिन सबकी उम्मीद से भी जल्दी आएगा। जनरल वायु फेई जोर से हंसे और उसके कंधे पर हाथ मारा। हाँ हाँ, बड़ी बात कही है। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इंस्ट्रक्टर डुआन याइफेंग दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर सोच में डूबी हुई अभिव्यक्ति थी। लू शेंग ही ऐसा व्यक्ति था जो इतनी बड़ी बात कह सकता था और वो भी बिना घमंड लगे। उसके मुंह से ये बातें डींग नहीं लगती थीं, जैसे कोई तय सच्चाई बता रहा हो। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन हर साल एक केमिंग जनरल स्टार चुनता था, लेकिन डुआन याइफेंग ने पहली बार देखा था कि वायु फेई किसी नए भर्ती के साथ इतना स्नेह और सम्मान दिखा रहे हों। फिर आधिकारिक घोषणा हुई, टॉप 10 प्रतिभागियों को दुर्लभ एग्जॉटिक ब्लड का इनाम मिलेगा। चुने गए उम्मीदवारों के चेहरे खुशी से चमक उठे।
इतना बड़ा मौका उनकी साधना को कई गुना बढ़ा सकता था। जनरल वायु फेई ने टॉप उम्मीदवारों की तरफ इशारा किया। लू शेंग, जिया होरान, कॉम किंग और जिंग जी मेरे साथ आओ। बाकी सब जा सकते हैं। जिंग जी तो खुशी से लगभग उछल रहा था। यही वो रास्ता था, एग्जॉटिक ब्लड पूल और मशहूर मैरो पूल की ओर। कॉम किंग भी बेहद उत्साहित थी। इस साल के इनाम तो पहले से कहीं ज्यादा थे। आमतौर पर एग्जॉटिक ब्लड पूल सिर्फ टॉप 3 को मिलता था, लेकिन लू शेंग के हैरान कर देने वाले प्रदर्शन के कारण वायु फेई ने चारों के लिए खास छूट दे दी। उधर पीछे खड़ा सीएओ योंग हताशा में आंसू रोक रहा था। ये तो पूरी तबाही है, सीएओ योंग ने सोचा। मुझे तो बस एक ही शीशी एग्जॉटिक ब्लड मिली और मेरे इंस्ट्रक्टर तो एक शर्त हार गए जिसमें उन्हें 3 और शीशियां देनी पड़ी। रुको, कहीं ऐसा न हो कि उस एक शीशी का पैसा मुझे ही भरना पड़े। वो पूरी तरह बर्बाद महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वे लोग एग्जॉटिक ब्लड सुविधा के कड़े पहरे वाले प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जनरल वायु फेई ने गार्ड से पूछा, सारा उपकरण तैयार है? गार्ड ने तुरंत सलाम किया। सब कुछ कैलिब्रेट हो चुका है, सर। तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार। जैसे ही वे अंदर गए, उनके ऊपर टंगा विशाल संरक्षित बैल का खोपड़ा देखकर कुछ उम्मीदवारों के माथे पर पसीना आ गया। जनरल उन्हें अंदर और गहराई में ले गए। उनके जूते धातु के फर्श पर गूंज रहे थे। आखिरकार वे खास कक्षों की एक कतार के सामने रुक गए। यही जगह है, उन्होंने 3 हाईटेक एग्जॉटिक ब्लड मशीनों की ओर इशारा करते हुए कहा। अपने ट्रेनिंग कपड़े बदलो और विशेष कल्टीवेशन पॉड्स में जाने की तैयारी करो। जिया होरान और जिंग जी खुशी से चिल्लाए, यस सर। कॉम किंग थोड़ी हैरान दिखी। रुको, हम यहीं कपड़े बदलेंगे? लेकिन इतनी बड़ी ताकत पाने का लालच उसकी शर्म से ज्यादा था, इसलिए उसने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। कमाल है, ये तो 5th ग्रेड एग्जॉटिक ब्लड है। कॉम किंग उत्साह से बोली। अब वह एक ट्रेनिंग बिकिनी में थी जो उसके एथलेटिक शरीर को दिखा रही थी और उसे आसपास की परवाह ही नहीं थी। उसकी नजरें चमकते टैंकों पर टिक गईं। सिर्फ एक शीशी नहीं, मैं इस पूरे टैंक की शक्ति सोख लूंगी। मुझे इस ताकत की हर बूंद चाहिए। बिना देर किए वह एग्जॉटिक ब्लड पॉड में चढ़ गई और अंदर का तरल ऊर्जा से गूंजने लगा। जनरल वायु फेई फिर लू शेन की तरफ मुड़े। तुम मेरे साथ चलो, नौजवान। मैं तुम्हें इससे भी खास जगह ले जा रहा हूं, एग्जॉटिक मैरो पूल। लू शेन की आंखें चमक उठीं। समझ गया, जनरल। फिर डॉन किंग्स आगे बढ़ी और उसे सुविधा के और भी गुप्त हिस्से की ओर ले गई। जैसे ही लू शेंग अंदर पहुंचा, उसने बड़े चमकते मैरो पूल को देखा। वो थोड़ा भौहें सिकोड़कर बोला, यही वो मशहूर एग्जॉटिक मैरो पूल है। ये तो आधा ही भरा लग रहा है। किसी ने इसे पूरा भरना भूल तो नहीं गया? उसकी पुरानी लालची आदत फिर सामने आ गई। आखिर मैं गेमिंग जनरल स्टार हूं। सेना को संसाधनों में इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉन किंग्स खुद को रोक नहीं पाई। आधा भरा, उसने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें अंदाजा भी है इस एग्जॉटिक मैरो की बाजार कीमत क्या है? सिर्फ उत्पादन लागत ही 1.5 बिलियन से ज्यादा है। और अगर इसे खुले बाजार में खरीदो तो कीमत 10 गुना तक पहुंच सकती है। लू शेंग का मुंह खुला रह गया। 1.5 बिलियन? ओह, अच्छा। फिर उसने धीरे से पूछा, लेकिन अगर ये मेरे लिए कम पड़ा तो क्या मैं और मंगा सकता हूं? डॉन किंग्स ने आंखें घुमाईं। पहले जो है उसे पूरी तरह सोखो। इस जगह के इतिहास में अभी तक कोई भी उम्मीदवार एक सेशन की पूरी मात्रा खत्म नहीं कर पाया है।
अब समय बर्बाद मत करो और अंदर जाओ। एग्जॉटिक मैरो को सोखना बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिसके लिए पूरी एकाग्रता चाहिए। लू शेंग ने तुरंत जवाब दिया, यस मैम। शुरू करते हैं। उसने जल्दी से अपनी ऊपरी कपड़े उतार दिए और उसका मजबूत तराशा हुआ शरीर सामने आ गया। जैसे ही डॉम किंग्स सिस्टम चालू करने लगी, जो भविष्य में उसकी पत्नी और एक भारी फाइटर जेट पायलट भी बनने वाली थी, उसने कंट्रोल सक्रिय किया। उसने एक पल के लिए उसकी मांसल काया पर नजर डाली। ये लड़का मेहनत से नहीं बचता, उसने सोचा। इसकी शारीरिक नींव बेहद मजबूत है। जैसे ही लू शेंग एग्जॉटिक मैरो पूल में उतरा, उसे लगा जैसे दुनिया ही बदल गई। मानो वह किसी दूसरी ही ऊर्जा से भरी दुनिया में पहुंच गया है। उसकी हर कोशिका चीखने लगी क्योंकि मैरो उसके शरीर से जुड़ना शुरू कर चुका था। उसने दांत भींचे और कराह उठा। उफ! ये तो कमाल है। एग्जॉटिक मैरो की ताकत सच में डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित तरल आग उसकी नसों में दौड़ रही हो और उसके पूरे शरीर को आदिम ऊर्जा से भर रही हो। अब उसे समझ आया कि डॉम किंग्स ने क्यों कहा था कि कोई सामान्य व्यक्ति इसकी पूरी मात्रा सोख ही नहीं सकता। उसके शरीर पर भयानक दबाव पड़ रहा था। लेकिन लू शेंग के लिए ये अपनी सीमा तोड़ने का सबसे सही मौका था। तीव्र साधना के उस पल में उसकी आंखें नीली सफेद रोशनी से चमक उठीं। मैरो के अंदर छिपी प्राचीन दैत्य शक्ति उमड़ने लगी। ऐसा लगा मानो उन विदेशी जानवरों की आत्माएं भी उसकी इच्छा के आगे झुक रही हों। एक विशाल एज़्योर ड्रैगन की परछाई प्रकट हुई जो चुपचाप लू शेंग के चारों ओर लिपट गई। उधर दूसरी ओर कॉन्ग किंग, जिया होरान और जिंग जी अपने अपने कक्षों में साधना कर रहे थे। उनकी एग्जॉटिक ब्लड मशीनों के संकेतक लयबद्ध चमक रहे थे। खासकर जिया होरान पूरी ताकत लगा रहा था, अपनी मानसिक शक्ति से हर बूंद की ऊर्जा सोखने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर बाद जिया होरान आखिर पॉड से बाहर निकला। वह हाफ रहा था और उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। ये रिफाइंड 5th ग्रेड एग्जॉटिक ब्लड था और उसकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। मशीन के डेटा को देखकर इंस्ट्रक्टर ने सिर हिलाया। एब्जॉर्प्शन काफी कुशल रहा है। तुमने लगभग पूरा टैंक खाली कर दिया है। एक सेकंड लेवल मेंटल मास्टर से यही उम्मीद होती है। जिया होरान ने कांपते हाथ से अपने माथे का पसीना और गंदगी पोंछी। ये एग्जॉटिक ब्लड मेरी प्रगति के लिए बहुत बड़ा फायदा है, उसने कहा। बस अफसोस है कि मेरा शरीर अब पूरी तरह भर चुका है और मैं इससे ज्यादा नहीं सोख सकता। उसने चारों ओर देखा और इंस्ट्रक्टर से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या उन्होंने भी खत्म कर लिया? बाकी अभी तक अपने पॉड्स से बाहर नहीं आए हैं। असल में सबसे पहले तुम ही खत्म हुए हो, इंस्ट्रक्टर ने कहा। जिया होरान के चेहरे पर हल्की निराशा देखकर वह मुस्कराया। हतोत्साहित मत हो। तुम्हारी असली ताकत मानसिक शक्ति में है। इसलिए शारीरिक मार्शल आर्ट्स की नींव दूसरों से थोड़ी कम होना स्वाभाविक है। ये सुनकर जिया होरान के चेहरे पर समझ भरी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद कॉम किंग के पॉड का संकेतक भी पूरा होने का संकेत देने लगा। कमाल है, जिंग जी जोर से चिल्लाया। उसकी गर्म त्वचा से सचमुच भाप उठ रही थी क्योंकि शरीर में बची ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो रही थी। ये एग्जॉटिक ब्लड तो बेशकीमती खजाना है। अगर मैं थोड़ा और ध्यान से ट्रेनिंग करूं तो सीधे बाधा तोड़कर 5वें स्तर में घुस सकता हूं। हाँ, सच में तुम तो जीनियसों में भी जीनियस निकले, इंस्ट्रक्टर ने प्रभावित होकर कहा। सिर्फ 1 साल में 4थे स्तर से 5वें स्तर तक पहुंचना, ज्यादातर लोग तो इसका सपना भी नहीं देख सकते। मुझे वही छलांग लगाने में लगभग 10 साल लग गए थे।
सच में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ रही है। फिर उसने जिंगजी के फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, ये कपड़े किसी सड़क किनारे की दुकान से लिए थे क्या? पूरे फट चुके हैं। क्या ऐसे ही घर जाने वाले हो? जिया हौरान जल्दी से पास आया और मशीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, रुको। तुम एक पूरा टैंक खत्म किए बिना ही ब्रेक थ्रू करने वाले हो? जिया हौरान की बात सुनकर जिंगजी कुछ पल के लिए रुक गया। इंस्ट्रक्टर तुरंत बीच में बोला, जिया हौरान, तुम गलत समझ रहे हो। जिंगजी सिर्फ एक टैंक खत्म करके नहीं निकला। वो एक पूरा टैंक पहले ही सोख चुका है और अभी दूसरे सप्लीमेंट्री टैंक से ऊर्जा खींच रहा था। ये सुनकर जिया हौरान की आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला रह गया। दूसरा टैंक? मतलब उसी समय में जिंगजी ने बाकी सबसे दोगुनी ऊर्जा सोख ली थी। पास खड़ी कॉम किंग के माथे पर भी ठंडा पसीना आ गया। उसे पहले ही महसूस हो गया था कि उसकी ताकत जिंगजी से कम है, लेकिन अब तो वो अंतर एक गहरी खाई जैसा लग रहा था। उसने भारी सांस ली। अब इसमें कोई शक नहीं था, उनकी ताकत अब एक ही स्तर पर नहीं रही। जीनियसों के बीच भी रैंकिंग होती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब जिया हौरान और कॉम किंग जिंगजी की प्रगति देखकर हैरान खड़े थे, उसी समय पास में कुछ और हो रहा था। अचानक जिंगजी झटके से मुड़ा और उसकी नजरें एग्जॉटिक मैरो पूल के मॉनिटर पर टिक गईं। उसकी शेखी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह साफ साफ सदमा दिखने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने धीमी आवाज में कहा। मैरो के खत्म होने की रफ्तार ऐसी थी जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो तो राक्षस है, पूरी तरह प्रकृति की अजीब पैदाइश, जिंगजी फुसफुसाया। जहां बाकी लोग अपना सेशन खत्म कर चुके थे, वहीं लू शेंग अभी भी एग्जॉटिक मैरो चेम्बर में डूबा हुआ था और उसकी एब्जॉर्प्शन धीमी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकनीकी स्टाफ पूरी सतर्कता में था, उनकी नजरें मशीन के डेटा पर टिकी थीं। डॉन्ग किंग्स बिना हिले स्क्रीन को घूर रही थी। थोड़ी दूरी पर जनरल वायु फेई हाथ पीछे बांधकर खड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ बहुत स्थिर चल रहा है, जनरल, डॉन्ग किंग्स ने जवाब दिया, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। बस एक समस्या है, कंजम्पशन रेट बहुत तेज है। एग्जॉटिक मैरो का 1/4 हिस्सा तो पहले ही उसके अंदर चला गया है। ये देखकर कि लू शेंग इसे आसानी से संभाल रहा है, वायु फेई ने तुरंत आदेश दिया, चाहे वो दूसरों से कितना भी आगे क्यों न हो, अभी भी जवान है। रोकना मत। सारे रिजर्व एग्जॉटिक मैरो तुरंत डालो। हम चाहते हैं कि उसका ब्रेक थ्रू सबसे अच्छे तरीके से हो। अचानक एक ऑपरेटर घबराकर बोला, जनरल, ये बुरा हो गया। बड़ी समस्या हो गई है। पूरे फैसिलिटी का रिजर्व एग्जॉटिक मैरो खत्म हो चुका है। पॉड में जो घूम रहा है वही हमारा आखिरी स्टॉक है। पॉड में मौजूद एग्जॉटिक मैरो का स्तर तेजी से गिर रहा था। यहां तक कि वायु फेई जैसे अनुभवी व्यक्ति भी डेटा देखकर चौंक गए। क्या? ये असंभव है। जब मैं ग्रांड मास्टर बना था, तब मैं आधा टैंक ही सोख पाया था। जनरल ने तुरंत कम्युनिकेशन कंसोल की तरफ इशारा किया। जल्दी गोदाम से बची हुई हर बूंद लेकर आओ। डॉन्ग किंग्स ने बिना ऊपर देखे कहा, मैं पहले ही आदेश दे चुकी हूं। लोग गोदाम से जो भी एग्जॉटिक मैरो है, सब यहां ला रहे हैं। वायु फेई मशीन के पास आकर खड़ा हो गया और कांच के पीछे लू शेंग की परछाई को देखने लगा। चलो देखते हैं, आखिर ये लड़का मुझे कितना बड़ा सरप्राइज देने वाला है। जल्दी ही और एग्जॉटिक मैरो सिस्टम में डाला गया और नया तरल टैंक में भरने लगा। चेम्बर के अंदर लू शेंग पूरी तरह साधना की तंद्रा में था।
उसका शरीर जैसे उस दुर्लभ ऊर्जा को खींचने वाला वैक्यूम बन गया था। उसके पूरे शरीर पर चमकती सुनहरी रोशनी फैल गई जब उसने एग्जॉटिक मैरो की ऊर्जा को एटर्नल स्टार बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक के साथ सिंक कर दिया। एलियन मैरो की सुनहरी चमक धीरे धीरे कम होती जा रही थी क्योंकि उसकी ऊर्जा लगातार खींची जा रही थी, लेकिन सप्लाई रुक नहीं रही थी। विशाल टैंकों से लगातार नया मैरो डालकर टैंक भरा जा रहा था। चेम्बर में मौजूद एलियन मैरो लगातार कम हो रहा था और सब कुछ तेजी से लू शेंग सोखता जा रहा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान था। जैसे ही नया मैरो डाला जाता वो तुरंत गायब हो जाता। किसी ने तुरंत रिपोर्ट दी, रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर वायु फेई, क्या प्रक्रिया जारी रखें? बूढ़े जनरल ने दृढ़ आवाज में कहा, जारी रखो। उस लड़के को खाने दो, उसे भरपेट लेने दो। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतना बड़ा सैन्य क्षेत्र का सारा एलियन मैरो एक छात्र अकेले खत्म कर सकता है। सब कुछ टैंक में डालते रहो, वह गरजे। विशाल कंटेनरों से लगातार एलियन मैरो डाला जा रहा था। तरल में तैरते हुए लू शेंग को उस ऊर्जा का एहसास हो रहा था। आखिरकार ये मेरे इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी स्टेज को पूरा करने के लिए काफी है। ये तो सिर्फ 4th ग्रेड एलियन मैरो है और इतना डरावना असर है। अगर 5th, 6th या 7th ग्रेड होता तो इसकी क्षमता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑपरेटर फिर बोला, जनरल, हमें और एलियन मैरो चाहिए। क्या हम? वो रुक गया क्योंकि उसने देखा कि वायु फेई लगभग गिरने वाले थे। जनरल ऐसे लग रहे थे जैसे उनका ब्लड प्रेशर अभी बढ़ने वाला हो। फिर भी उन्होंने जिद से कहा, और डालो। जब तक वो एक बूंद भी और सोख न सके। इस समय उनके शरीर पर ठंडा पसीना था। धत्तेरे की, अगर इतना खर्च करने के बाद भी ये लड़का ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में शामिल नहीं हुआ तो मैं उसकी खाल उतार दूंगा। एक शीशी की कीमत 10 बिलियन है और मैं पहले ही 100 बिलियन जला चुका हूं। चेम्बर के अंदर लू शेंग अपने शरीर में हो रहे बदलाव साफ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कई ज्वालामुखी फट रहे हों। उसका खून पिघले लावे जैसा गर्म और भारी हो गया था। उसका पूरा कंकाल धीरे धीरे चमकदार सुनहरे रंग में बदल रहा था। तो ये एहसास, यही असली इनर स्ट्रेंथ का जन्म है। मैंने आधिकारिक तौर पर 3rd ग्रेड की सीमा तोड़ दी है और अब 4th ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूं। लू शेंग का 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड तक पहुंचना बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे लोग बस बेसिक इनर स्ट्रेंथ पैदा कर पाते थे, वहीं लू शेंग के पास उससे भी उच्च इनर स्ट्रेंथ थी और उसने इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी का पहला स्टेज भी पूरा कर लिया था। इससे उसकी शारीरिक क्षमता में भारी बदलाव आया और उसकी कुल लड़ाई शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। अचानक पूरे चेम्बर में चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई। एलियन मैरो कंट्रोल स्टाफ घबरा गया। आह! लू शेंग ने सारा 4th ग्रेड एलियन मैरो फिर खत्म कर दिया। पूरे मिलिट्री रीजन का स्टॉक भी उसके लिए काफी नहीं है। ये डेटा देखकर वायु फेई लगभग लड़खड़ा गए। डॉन किंग्स ने घबराकर हाथ मसलते हुए कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या इस लड़के के अंदर ब्लैक होल छिपा है? जनरल उस लड़के की अंतिम शक्ति देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन डॉन किंग्स पूरी तरह स्तब्ध थी। लू शेंग जिस रफ्तार से मैरो सोख रहा था उसे देखकर उसके मन में सवाल उठा, क्या वो सच में इतना शक्तिशाली है? अगर ऐसा है तो मैं तो मुसीबत में हूं। शायद अब मैं उसे संभाल भी नहीं पाऊंगी, उसने मन ही मन सोचा। इस समय ऊर्जा के विस्फोट से कमरे में धुआं भर गया था। अचानक लू शेंग तेज गति से पॉड से बाहर कूद पड़ा।
आखिरी बार चमकदार सुनहरी रोशनी फैली और पूरा कमरा छोटे सूरज की तरह चमक उठा। फिर लू शेंग ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। अब उसका शरीर पहले से थोड़ा लंबा और ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। बाहर खड़े कॉन्ग किंग, जिंगजी और जिया हौरान अविश्वास में कांप रहे थे। जिंगजी ने दांत भींच लिए। उसका आखिरी गर्व भी टूट गया। वो इतना शक्तिशाली क्यों है कि मैं कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। असल में कहना चाहिए, वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसकी शक्ति मेरी कल्पना से बाहर है। जिंगजी उस बदलाव की गहराई समझ ही नहीं पा रहा था। उसके पास खड़े कॉन्ग किंग और जिया हौरान भी बस सिर झुकाकर चुप खड़े थे। ये सब देखकर डॉन किंग्स ने गहरी सांस ली। लू शेंग, तुम अब सच में मुझसे आगे निकल गए हो, उसने धीरे से कहा। 2 महीने से भी कम समय में इतना बड़ा अंतर पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अचानक जनरल वायु फेई की गरजती आवाज गूंजी। लू शेंग, पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है। जनरल के शरीर से नीली क्रिस्टल जैसी ऊर्जा फूट पड़ी जो उसे पूरी तरह ढक रही थी। डॉन किंग्स अचानक घबरा गई। जनरल वायु, कृपया। लू शेंग तो अभी बस, लेकिन उसी पल लू शेंग वहीं खड़ा रहा और उसके चेहरे पर भयानक आत्मविश्वास झलक रहा था। जनरल के दबाव के जवाब में लू शेंग के शरीर से ऊर्जा फूटने लगी। उसकी आंतरिक शक्ति चमकते हुए बाहर फैल गई। लू शेंग ने तुरंत फाइटिंग स्टांस ले लिया और अपनी मुट्ठियां कस लीं। जनरल ने उसे देखकर सोचा, इस लड़के में उसी पुराने महान व्यक्ति जैसा जज्बा है। दोनों शक्तियां टकराईं। भयानक धमाका हुआ और पूरा फैसिलिटी हिल गया। एग्जॉटिक मैरो कमरे के कर्मचारी डरकर भाग गए। टक्कर से जबरदस्त शॉकवेव फैली। क्या ये सच में 2 ग्रांड मास्टर्स की लड़ाई है? लोग हैरानी से सोचने लगे। लू शेंग पीछे धकेल दिया गया और उसके जूते फर्श पर लंबी दूरी तक घिसट गए। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिर मुस्कुराकर बोला, जनरल, ये तो सिर्फ टेस्ट था। आपने थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी। आखिर मैंने अभी अभी 4th ग्रेड में कदम रखा है, लू शेंग ने शांत आवाज में कहा। जनरल जमीन पर उतरते हुए उसे घूरने लगे। 4th ग्रेड? तुम सच में चाहते हो कि मैं इस पर विश्वास करूं? हाँ हाँ। गोल्डन बोन्स और जेड मसल्स, ये तो ग्रांड मास्टर के निशान हैं। वायु फेई हंस पड़े। तुम्हारी कॉम्बैट पावर कम से कम 500,000 है। और फिर भी कहते हो कि सिर्फ 4th ग्रेड हो? जनरल की शंका पर लू शेंग ने बस कंधे उचका दिए। लेकिन जनरल, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अभी सिर्फ 4th ग्रेड की सीमा ही छुई है। वायु फेई बोले, तुम खुद को 4th ग्रेड कहो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी अभी तुमने मेरे 15 बिलियन क्रेडिट के एग्जॉटिक मैरो सोख लिए हैं। मेरा पंच बस तुम्हें ये याद दिलाने के लिए था। और वो भी मैंने हल्का ही मारा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक और मारूं? पास खड़े डुआन याइफेंग ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने हकलाते हुए कहा, हे भगवान, क्या हमारी माप में कहीं बड़ी गलती हो गई है? जनरल वायु असली 7th ग्रेड ग्रांड मास्टर हैं, डुआन याइफेंग बुदबुदाए। एक जनरल की लड़ाई शक्ति कम से कम 1 मिलियन होती है। फिर भी लू शेंग ने उनका वार सामने से रोक लिया। ये तो तर्क से परे हैं। इस समय कॉन्ग किंग, जिया हौरान और जिंगजी तीनों ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। कॉन्ग किंग दीवार के सहारे खड़ी थी। जिया हौरान कांपते हुए हंस पड़ा। हाँ हाँ, हमने सच में ऐसे राक्षस के साथ टेस्ट देने की हिम्मत की थी। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई गेमिंग जनरल स्टार इतना डरावना हो। अचानक डुआन याइफेंग को कुछ याद आया। रुको,
अगर वो अभी इतना ताकतवर है तो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में क्या होगा? डोंग किंग्स कुछ पल चुप रही। फिर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, इस बार लॉन्ग किंगडम में जो सच में ड्रैगन की तरह उड़ेगा वो निश्चित रूप से लू शेंग होगा। जिंगजी ने धीरे से कहा, मैंने मान लिया था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अंतर इतना बड़ा होगा ये नहीं सोचा था। वो सिर्फ लेवल 4 है और उसकी कॉम्बैट पावर 500,000 पार कर चुकी है। ये तो लेवल 6 के बराबर है। ये सोचकर जिंगजी के पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर बैठ गया। क्या जीनियस और असली राक्षस के बीच का अंतर इतना बड़ा होता है? उधर लू शेंग को जनरल के लिए थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। हूफ, बूढ़े जनरल ने कहा, हालांकि उनकी आंखें थोड़ी नरम हो गईं। ठीक है, तुम्हारे खाली धन्यवाद की जरूरत नहीं है। बस इतना करना कि मोर्चे पर जाकर काफी एग्जॉटिक बीस्ट्स को खत्म करो ताकि ये कर्ज वसूल हो सके। तभी लगेगा कि हमारे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का एग्जॉटिक मैरो किसी आलसी पर बर्बाद नहीं हुआ। ये सुनकर लू शेंग ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में दृढ़ और आत्मविश्वासी चमक आ गई। ये तो स्वाभाविक है जनरल। युद्धभूमि में लड़ना और मानवता के दुश्मनों को खत्म करना हर मार्शल आर्टिस्ट का पवित्र कर्तव्य है। मुझे जितने संसाधन मिले हैं मैं उतना ही योगदान देने का इरादा रखता हूं। ये सुनकर बूढ़े जनरल जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ, वायु फेई जोर से हंसे। फिर उन्होंने लू शेंग को गौर से देखा। उन्हें साफ दिख रहा था कि लड़का विनम्र है, लेकिन सिद्धांत और न्याय के मामले में जरा भी पीछे हटने वाला नहीं। उस पल जनरल को इस युवा में एक खास करिश्मा दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो उन्हें एक सच्चे कमांडर इन चीफ की उपस्थिति की याद दिला रहा था। वायु फेई मुड़े और चलते हुए बोले, उनका मूड अब काफी हल्का हो चुका था। अगली बार जब हम मिलेंगे मुझे उम्मीद है तब तक तुम ग्रांड मास्टर बन चुके होगे। उम्मीद है वो दिन जल्दी आएगा। हाँ हाँ, तभी डॉम किंग्स पास आई। उसकी आंखों में एक तरह की मातृ चिंता और गर्व था। लू शेंग, उसने धीरे से कहा, केमिंग जनरल स्टार का चयन अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। डॉम किंग्स ने गंभीर स्वर में कहा। लू शेंग पहले उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन फिर वह बोली, अब से तुम्हें अपनी सारी ऊर्जा नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम की तैयारी में लगानी होगी। फिर उसने स्नेह से पूछा, क्या तुमने सोचा है कि किस यूनिवर्सिटी में आवेदन करना चाहते हो? लू शेंग ने सम्मान के साथ पूछा, क्या इंस्ट्रक्टर डोंग मुझे कोई सलाह देंगी? डोंग किंग्स मुस्कुराई, एक दुर्लभ और प्यारी मुस्कान। तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम्हारे पास पूरे देश की किसी भी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी को चुनने की पूरी आजादी है, उसने समझाया। हमारे ईस्टर्न रीजन में सबसे अच्छी संस्था डोंगनिंग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है। और क्योंकि तुम डोंगनिंग के ही हो, अगर तुम वहीं पढ़ते हो तो तुम्हें काफी फायदे और संसाधन मिलेंगे। लू शेंग ने ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगा। आखिर डोंगनिंग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी डोंग किंग्स की भी अल्मा मेटर थी। वह आगे बोली, अगर तुमने मुझसे 1 महीने पहले पूछा होता तो मैं बिना सोचे डोंगनिंग की सलाह देती। फिर उसने उंगली उठाई, उसकी आवाज दृढ़ हो गई। लेकिन अब तुम्हारे स्तर के व्यक्ति के लिए मैं सिर्फ एक ही जगह की सलाह दे सकती हूँ, कैपिटल। वहीं 7 ग्रेट मार्शल सेंट यूनिवर्सिटीज हैं। यही ड्रैगन किंगडम की मार्शल आर्ट्स परंपरा का असली केंद्र है। हमारे देश की सबसे उन्नत मार्शल आर्ट्स तकनीकें वहीं मौजूद हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर चमक थी। सच कहूँ तो मुझे लगता है तुम्हारा भविष्य यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से आगे जाएगा, उसने धीरे से कहा। मुझे सच में लगता है कि तुम्हारी क्षमता एक असली मार्शल सेंट से कम नहीं है।
इतनी बड़ी तारीफ सुनकर लू शेंग की गर्दन पर ठंडा पसीना आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डोंग किंग्स उसे अपने दिल में इतना ऊंचा मानती है। मार्शियल सेंट लेवल 9 होता है, लेकिन मेरे पास पहले से ही 3 लेवल 11 सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, लू शेंग ने मन ही मन सोचा। भविष्य में मेरी उपलब्धियां सिर्फ सेंट के खिताब से कहीं आगे जाएंगी। पास खड़े मास्टर डुआन याइफेंग यह बातचीत सुन रहे थे। उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। उन्होंने बहुत से जीनियस देखे थे, लेकिन किसी ने भी ग्रांड मास्टर की सोच को इतना बदलने पर मजबूर नहीं किया था। डुआन याइफेंग ने मन ही मन सोचा, क्या ये तुलना कुछ ज्यादा नहीं हो गई? लू शेंग अभी बस लेवल 4 में ही पहुंचा है और वह उसे लेवल 9 मार्शियल सेंट जैसा बता रही है। क्या मेरी समझ ही सीमित है या दुनिया ही पागल हो गई है? फिर उसने सोचा, लेकिन इस लड़के की क्षमता सच में अनोखी है। शायद उसकी अंतर्दृष्टि गलत नहीं। शायद हम सच में एक किंवदंती का जन्म देख रहे हैं। डोंग किंग्स ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें समझना होगा कि लॉन्ग किंगडम की सैन्य व्यवस्था में सबसे ऊंचा पद ग्रैंड मार्शल का है, और वह भी सिर्फ लेवल 8 ग्रांड मास्टर तक ही पहुंचे हैं। इस समय लेवल 9 मार्शियल सेंट का स्थान अभी भी खाली है। हमारे युग में अभी तक कोई वहां तक नहीं पहुंचा। लू शेंग ने उसे ध्यान से देखा। वो स्थान खाली क्यों है? उसने पूछा। क्या वो बस एक कदम दूर नहीं है? मुझे यकीन नहीं होता कि पूरे सैन्य क्षेत्र के संसाधनों के बावजूद एक मार्शियल सेंट भी पैदा नहीं किया जा सकता।